नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। धर्म की आड़ में देश को बांटने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी, नहीं सुधरने पर भुगतना होगा भारी अंजाम। आतंकवाद से लड़ाई में मदद की पेशकश। जीएसटी परिषद की छठी बैठक बेनतीजा, दोहरे नियंत्रण के मसले पर चर्चा नहीं। अगले साल 1 अप्रैल से अमल में लाने की बढ़ी चुनौती। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोपहर तक दस्तक देगा वर्दा तूफान। तटीय जिलों में स्कूल और कारोबारी संस्थान बंद। अलर्ट पर एनडीआरएफ और एयरफोर्स। आज यूएन महासचिव पद की शपथ लेंगे एंटोनियो गुटेरेस। 1 जनवरी से संभालेंगे पदभार। निवर्तमान महासचिव बान की मून की होगी विदाई। और मुंबई टेस्ट में जीत से 4 विकेट दूर टीम इंडिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने गंवाए 182 रन पर 6 विकेट। अब भी 49 रन पीछे। 5वें दिन का खेल आज। और अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान वर्दा के आज उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के बीच दोपहर तक टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते इन तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। इसके अलावा सेना को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान वर्दा के भयानक होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज इस तूफान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान वर्दा के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है। Severe cyclone storm Vard over southwest Bay of Bengal is now lying at about 480 km east northeast of Chennai. The system is expected to move in southwestward direction and expected to cross South Andhra, North Tamil Nadu coastal region close to Chennai by tomorrow, that is 12th December afternoon. आंध्र प्रदेश के साथ ही तमिलनाडु के उत्तरी तटों में भी तूफान की चेतावनी जारी की गई। तूफान की आशंका के मद्देनजर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तूफान के चलते प्रकाशम, नेल्लौर, चित्तूर जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। We are expecting rainfall in these 4 districts: Prakasham, Nellore, Chittoor and Kadapa, and also parts of Anantapur district. We have made all necessary arrangements. The control room has been opened in the command control center at Vijayawada. All district collectorates have already opened their control rooms and they are monitoring the situation. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तूफान के खतरों से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एनडीआरएफ टीम को अलर्ट रखा गया है। तूफान को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे अंजाम भुगतना होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद दिवस के मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर पाकिस्तान रहा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान को इस हकीकत को समझना चाहिए, आतंकवाद ये बहादुर लोगों का हथियार नहीं हुआ करता है, आतंकवाद ये कायरों का हथियार होता है। मुगालते में है या पाकिस्तान, क्या हम मजहब के आधार पर फिर से भारत को बांट देंगे? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए ये महंगा साबित हो सकता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद से निपटने में नाकाम रहता है और भारत का सहयोग चाहता है तो भारत मदद करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात से सहमति जताई कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत को बांटने का प्रयास कर रहा है। साथ ही कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह देश को धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद अब सरकार का जोर कैशलेस अर्थव्यवस्था पर है। यानी कि सरकार ये चाहती है कि आर्थिक लेन देन के लिए नकदी पर निर्भरता कम की जाए। नोटबंदी के 1 महीने के बाद इस फैसले का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ है और लोग कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए कितने हैं तैयार, देखिए ओडिशा के राउरकेला से ये रिपोर्ट। राउरकेला देश के उन चुनिंदा शहरों में से है जहां देश भर से लोग व्यापार या रोजगार की तलाश में भी आते हैं। लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद यहां व्यापार और रोजगार दोनों पर असर पड़ा है। राउरकेला के बाजार में धंधा पिछले 1 महीने से मंदा हो गया है। हाँ, कार्ड से हमारा पहले था, अभी पॉजिटिव में हटा दिया था क्योंकि कस्टमर बहुत कम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे। अब लेकिन डिमांड बढ़ रही है, कस्टमर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि डेबिट कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। राउरकेला में व्यापार के सिलसिले में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन नोटबंदी से होटल इंडस्ट्री का काम भी मंदा हो गया है। यहाँ के ज़्यादातर होटल स्वाइप मशीन से भुगतान मंजूर करते हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में नोटबंदी को लेकर उत्साह नहीं है। हम तो सर्विस देने के हद तक रेडी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास तो स्वाइप मशीन होगा। बट बहुत ऐसा गेस्ट है जो आज का दिन में भी मनी वॉलेट लेके चलता है, पॉकेट में उनका पैसा होने से ही टूर करते हैं। होटल इंडस्ट्री में कई तरह के कामकाज करने वाले लोगों की जिंदगी भी इस फैसले से प्रभावित हुई है। अगर सबको तो इट नॉट पॉसिबल पे द बाय कैश, कुछ कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो हमको कैश में भी पेमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग उन लोग को भी कैसे देंगे। कैशलेस लेन देन की सरकार की मंशा को सिरे चढ़ाने के लिए भी जरूरी है कि लोग मोबाइल फोन से भुगतान शुरू करें। लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद नकदी की कमी ने मोबाइल फोन की बिक्री और रिचार्ज दोनों को कम कर दिया है। मैक्सिमम कार्ड पेमेंट लेना प्रीफर कर रहे हैं अभी। फिर भी जो लोग सब लोग तो नहीं जानते ना, जिनके पास कार्ड भी नहीं है, जो 20 का रिचार्ज करने के लिए आता है वो कार्ड लेके नहीं आता है, तो 10 का रिचार्ज करने के लिए कार्ड लेके नहीं आता है। वो छोटा छोटा अमाउंट ना बड़ा अमाउंट होता है, वो हमारा पूरा लॉस है। नोटबंदी के फैसले ने महीने भर में जो हालात पैदा किए हैं वो जल्द ही बदल जाएंगे। अब लोगों के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा है। जहां तक सवाल कैशलेस इकोनॉमी का है, लोग इसको अच्छा तो बताते हैं, लेकिन ये लागू कैसे होगी इस पर अभी तक उनकी समझ साफ नहीं है और ना ही वो इस पर कोई विश्वास कर पा रहे हैं। यानी कि लोगों को लगता है कि नोटबंदी से जो मुसीबत पैदा हुई है वो अभी लंबे समय तक चल सकती है। कैमरामैन सरोज दास के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, राउरकेला। दिव्यांगों को ज्यादा अधिकार और नौकरी के साथ शिक्षा में ज्यादा आरक्षण से जुड़े विधेयक को पारित करने की मांग तेज हो गई है। नोटबंदी पर संसद में जारी अवरोध के चलते निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पर चर्चा भी नहीं हो पाई है। दिव्यांगों के हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ साथ सरकार ने भी इसे पारित करने की अपील की है। दिव्यांगों को समाज में बराबरी के दर्जे में लाने से जुड़े निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 यानी डिसेबिलिटी बिल को संसद की मंजूरी का इंतजार है। राज्यसभा में इसे बीते हफ्ते लगातार 4 दिन चर्चा के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन नोटबंदी के मुद्दे पर अवरोध के चलते इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। मैं निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। Mr. Minister, we cannot pass a bill in the din. I am helpless. We cannot pass a bill in the din. I am helpless. निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 के मसौदे को बीते 30 नवंबर को ही कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इसमें दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 5% किया गया है। इसके अलावा नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए हैं। श्रेणी में साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल प्लासी जैसी गंभीर बीमारियों को रखा गया है।
इसके अलावा इस बिल में एसिड अटैक के शिकार बने लोगों खासकर महिलाओं को भी जगह दी गई है। कानून के उल्लंघन पर 6 महीने न्यूनतम सजा का भी प्रावधान बिल में है। अनुमान के मुताबिक इससे लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। विकलांगता के 7 ही प्रकार थे, अब इसमें 21 प्रकार हो रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसके होने के बाद व्यक्ति आजीवन वो दिव्यांग हो जाता है। हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एसिड बर्न है। तो इस प्रकार की ढेर सारे बीमारियों को इसमें कवर किया है। नया विधेयक अब पुराने डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की जगह लेगा। साल 2014 में यूपीए सरकार नया बिल लेकर आई थी और स्थायी समिति, मंत्री समूह और पीएमओ से सुधार के बाद संशोधित बिल 2016 में तैयार हुआ। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी के शिकार हैं। बिल को फिर से बुधवार को राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल किया गया है। दिव्यांगों को ज्यादा अधिकार से जुड़े इस बिल ने 2014 के बाद से एक लंबा सफर तय किया है और इसमें कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे दिव्यांगों को ज्यादा अधिकार और सहूलियतें हासिल होंगी। लेकिन इस बिल को अब संसद की मंजूरी का इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी बचे 3 दिनों में कोई बीच का रास्ता निकलेगा और ये बिल पारित हो सकेगा। दिल्ली में कैनन अरविंद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की छठी बैठक रविवार को बेनतीजा खत्म हो गई। इसमें दोहरे नियंत्रण के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि बैठक में जीएसटी कानून के कई अहम प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। जीएसटी परिषद की छठी बैठक में भी दोहरे नियंत्रण के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। रविवार का पूरा वक्त प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर चर्चा में ही निकल गया। वित्त मंत्री ने बताया कि कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है और कुछ का मसौदा फिर से तैयार करने की जरूरत है। We started today discussing it and we have gone up to clause 99. There are few clauses which require, 1 or 2 clauses which require to be redrafted. Which will be in the meanwhile redrafted and in the next meeting, the 7th meeting, they will be put up before the council again. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये कहा कि सरकार नई कर व्यवस्था को अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने के अपने लक्ष्य पर कायम है। लेकिन केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब ये समय सीमा मुमकिन नहीं दिखती। If 1st April is the first possible day when it can be implemented, then the last day is also constitutionally defined, 16th of September 2017. So the discretion as to when to implement it is only 5 months and 16 days. बैठक 2 दिन 11 और 12 दिसंबर को होनी थी, लेकिन आज का दिन सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से पहले दिन के बाद ही इसे खत्म कर दिया गया। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 22 और 23 दिसंबर को होगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ावा, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कांग्रेस ने सीबीआई पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीबीआई को दुर्भावनापूर्ण खबरें चलवाने की बात कबूल करनी चाहिए और मीडिया को भी इससे बचना चाहिए। इस मामले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय को जिम्मेदार ठहराए जाने की खबरों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता की ये प्रतिक्रिया आई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सीबीआई के जरिए नोटबंदी के संकट को छुपाने में कामयाब नहीं होगी और उसे संसद में जवाब देना चाहिए। पूर्व वायुसेना प्रमुख की ओर से पेश वकील ने अदालत में दावा किया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला सामूहिक था और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसका हिस्सा था। झूठे इल्जामों और षड्यंत्र के पीछे मत छुपिए, क्योंकि ये देश सच्चाई जानना चाहता है और सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलैंड का इस्तेमाल केवल एजेंडा डाइवर्ट करने के लिए कर रही है और अपने राजनीतिक विरोधियों से प्रतिशोध लेने के लिए कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत से तमिलनाडु में लोग सदमे में हैं। एआईएडीएमके ने यह दावा किया है कि जयललिता की बीमारी की खबर और निधन के सदमे की वजह से 470 लोगों की मौत हो गई। पार्टी ने मरने वालों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। पार्टी ने ऐसे 190 लोगों की सूची जारी की है जिनकी मृत्यु पूर्व मुख्यमंत्री की मौत के सदमे की वजह से हुई। पार्टी के मुताबिक 6 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश भी की है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले 4 लोगों को इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। पूरा उत्तर भारत कोहरे की चादर से ढका हुआ है। कोहरे के चलते जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। दृश्यता कम होने की वजह से गाड़ी चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। कोहरे की वजह से 63 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। 13 के समय में बदलाव किए गए हैं, जबकि 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसके चलते लोग घंटों स्टेशन पर रहने के लिए मजबूर हैं। और यही हाल एयरपोर्ट का भी है। 5 अंतर्राष्ट्रीय और 8 घरेलू उड़ानों में देरी हुई है। वहीं 5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल कोहरे से निजात नहीं मिलेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो भारत के अपने पहले दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंच गए। सुबह करीब 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद उनके राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति जोको विदोदो की करीब 11:30 बजे मुलाकात होनी है, जिसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के अलावा आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। 2 दिन के भारत दौरे पर आने से पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया को रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी लड़ाई जैसे क्षेत्रों में निकट सहयोग रखना चाहिए। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच साल 2007-8 में द्विपक्षीय व्यापार 6.9 अरब डॉलर था, जो 2014-15 में बढ़कर 19.03 अरब डॉलर हो गया। भारत और चीन के मतभेदों को दूर करने के लिए एक नई पहल की गई है। इसके तहत भारत और चीन की सरकारों ने पहली बार अनौपचारिक रूप से भारत चीन थिंक टैंक फोरम में एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया शुरू की। दोनों देशों को अब ये समझ में आ रहा है कि लगातार संवाद की कमी की वजह से टकराव और तनाव को बल मिल रहा है, जिससे एक बार फिर पश्चिमी देश लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। भारत और चीन के बीच मई 2015 में भारत चीन थिंक टैंक फोरम स्थापित करने के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पिछले सप्ताह मूर्त रूप दिया गया। इसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत को बढ़ावा देना। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने दिल्ली में पिछले सप्ताह भारत चीन थिंक टैंक फोरम के पहले आयोजन का उद्घाटन किया। राजनयिक भाषा में ट्रैक 1.5 स्तर की इस बैठक में अकादमीशनों, पूर्व राजनयिकों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने खास तौर पर हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव से सावधान किया। That there has never been a war in the Indian Ocean between India and China.
war as an element of the realities of the Indian Ocean came only with the arrival of Europe, came only with the arrival of the Portuguese, came only with the arrival. Chinese ships docked in Kerala traditionally, carrying the merchandise west. हाल के दिनों में भारत चीन के बीच समुद्री क्षेत्र में टकराव की आशंका बढ़ी है, खासकर तब जब भारत के सहयोग से ईरान में चाबहार और चीन के सहयोग से पाकिस्तान में ग्वादार बंदरगाह बनाने का काम हो रहा है। दोनों बंदरगाहों के बीच महज 400 किलोमीटर की दूरी है। विदेश राज्य मंत्री ने चीन को सावधान किया कि पाकिस्तान के चक्कर में वो भारत से नाहक दुश्मनी मोल न लें। But I just have, if I may be bold enough to say, I just would like to end on one small note. Professor, my distinguished colleagues and friends, a mature friend is far, far more valuable than a hysterical partner. 周恩来访问印度，与尼赫鲁总理发表联合声明，共同倡导和平共处5项原则。在印度， विदेश सचिव एस जयशंकर ने भी दोनों देशों के बीच उभरते संबंधों को सावधानी से सहेजने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत और चीन लंबे समय से बहुध्रुवीय दुनिया की बात मानते रहे हैं, वैसे ही चीन को बहुध्रुवीय एशिया बनाने को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए चीन को भारत की अहमियत को समझना होगा और अनावश्यक विरोध की नीति को त्यागना होगा। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि भारत और चीन के बीच विश्वास की घोर कमी है और एक दूसरे के समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान का घोर अभाव। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संवाद को नहीं बढ़ाया गया तो आगे आने वाले दिनों में स्थितियां काफ़ी खतरनाक टकराव की ओर बढ़ सकती हैं। यह प्रयास उसी प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन श्याम लाल के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस आज संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव के पद की शपथ लेंगे। उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष बैठक में शपथ दिलाई जाएगी। वो बान की मून की जगह नए महासचिव होंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 193 सदस्यों वाली महासभा की विशेष पूर्ण बैठक में गुटेरेस को शपथ दिलाई जाएगी। गुटेरेस का कार्यकाल 1 जनवरी 2017 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2021 को खत्म होगा। यूएनजीए ने 13 अक्टूबर को एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र का 9वां महासचिव चुना था। लेफ्टिनेंट जनरल नावेद मुख्तार को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख बनाया गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि आईएसपीआर ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। जनरल नावेद जनरल रिजवान की जगह लेंगे, जिन्हें अब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नावेद मुख्तार इससे पहले कराची के कोर कमांडर थे। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज में कुछ अन्य अहम पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। 2 हफ्ते पहले नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के बाद ये बदलाव हुए हैं। नाइजीरिया में हुए चर्च हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 160 हो गई है, जबकि कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं। ओयो शहर में कल एक निर्माणाधीन छत गिर गई। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चर्च के निर्माण को कल एक समारोह के लिए पूरा किया जाना था। पुलिस ने इसे साजिश करार देते हुए निर्माण के ठेकेदार को हिरासत में ले लिया। इससे पहले 2014 में एक बहुमंजिला गेस्ट हाउस गिरने से नाइजीरिया में 116 लोगों की मौत हुई थी। तुर्की के इस्तांबुल में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान फ्रीडम फैल्कन्स ने ली है। शनिवार को फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुए 2 बम धमाकों में 38 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आतंकी घटना की निंदा के लिए कल हजारों लोग फुटबॉल स्टेडियम के बाहर जमा हुए और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रसीच तैयब अर्दोआन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सांसदों की याद में दिल्ली में रविवार को कार रैली आयोजित की गई। इस रैली को पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राजीव प्रताप रूडी और रामदास अठावले के अलावा कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली की थीम सड़क सुरक्षा थी।
पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश यानी कि ईद मिलाद उन नबी आज भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर के संदेश हमें सार्वभौमिक भाईचारे, करुणा, सहिष्णुता और सभी लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। और अब खेल की खबर। भारतीय टीम मुंबई टेस्ट जीतने के करीब पहुंच गई है। टीम इंडिया को आज जीत के लिए इंग्लैंड के 4 विकेट निकालने होंगे। कल चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं और उसे पारी की हार से बचने के लिए 49 रन की दरकार है। पहली पारी में 235 रन की बढ़त लेने के बाद टीम इंडिया के स्पिनरों ने शानदार गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने विराट कोहली के तीसरे दोहरे शतक की बदौलत पहली पारी में 631 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 235 रन बनाने वाले कोहली के टेस्ट करियर का ये 15वां शतक था। और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए लंदन शतरंज क्लासिक के दूसरे दौर में फ्रांस के खिलाड़ी को हरा दिया। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के फेबियानो कारुआना से पहले दौर का ड्रॉ खेला था। आनंद का तीसरे दौर का मुकाबला आज माइकल एडम्स के साथ होगा। बिरसा मुंडा खूंटी ने साल 2016 का छोटा नागपुर आदिवासी हॉकी संगठन का फाइनल जीत लिया है। रविवार को मिजोरम के साथ हुए फाइनल मैच में बिरसा मुंडा खूंटी ने 2-1 से जीत दर्ज की। छोटा नागपुर आदिवासी हॉकी संगठन की तरफ से आयोजित इस महिला हॉकी प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में आए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कुजूर ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं की वजह से कई आदिवासी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बीते 19 सालों से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 18 से 25 साल तक की उम्र के आदिवासी बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। धर्म की आड़ में देश को बांटने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी, नहीं सुधरने पर भुगतना होगा भारी अंजाम। आतंकवाद से लड़ाई में मदद की पेशकश। जीएसटी परिषद की छठी बैठक बेनतीजा, दोहरे नियंत्रण के मसले पर चर्चा नहीं। अगले साल तक 1 अप्रैल से अमल में लाने की बढ़ी चुनौती। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोपहर तक दस्तक देगा वर्धा तूफान। तटीय जिलों में स्कूल और कारोबारी संस्थान बंद। अलर्ट पर एनडीआरएफ और एयरफोर्स। आज यूएन महासचिव पद की शपथ लेंगे एंटोनियो गुटेरेस। 1 जनवरी से संभालेंगे पदभार। निवर्तमान महासचिव बान की मून की होगी विदाई। और मुंबई टेस्ट में जीत से 4 विकेट दूर टीम इंडिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने गंवाए 182 रन पर 6 विकेट। अब भी 49 रन पीछे। 5वें दिन का खेल आज। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।